वेलकम वंस अगेन, सभी लोगों का स्वागत आपके सबके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का बहुत ही जल्द इंटरव्यू होने वाला है। अभी डेट तो फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी सभी लोगों की तैयारी जो है बहुत ही ज़ोर शोर पर है। इसी बीच मैंने आपसे कई बार जो है कहा था कि इंटरव्यू के लिए कुछ गाइडलाइन और कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसकी सीरीज़ में आपके लिए लाते रहूँगा इंटरव्यू जब तक नहीं होता। और एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो हैं आपको दिए, जो आपने देखा भी है और समझा भी है। उन टिप्स को कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मैंने आपको दी अपने अनुभव के बेस पर। शायद आपने होप सो वो वीडियो देखा होगा। साथ ही साथ एक कट ऑफ एनालिसिस प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मैंने एक कट ऑफ एनालिसिस के करके एक वीडियो भी बनाया, आप सभी लोगों ने देखा। तो चलिएगा इंटरव्यू की क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसका पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट आज स्टार्ट कर रहा हूं। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब हमारे पास पैनल की बात करूं मैं, इंटरव्यूअल का जो पैनल होता है, तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके सिविल इंजीनियरिंग के होंगे, क्योंकि आप ऑब्वियसली सिविल इंजीनियरिंग का जेई बनने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको ये जानकारी इंटरव्यू के क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग की जितनी भी क्लास होती हैं हमारी सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई हमारा चैनल, जिसमें कि प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी और एक प्लानिंग के साथ जो है क्लासेस चलती हैं हमारे चैनल पर। साथ ही साथ क्लास का इन्फॉर्मेशन या क्लास से रिलेटेड जानकारी या पीडीएफ फाइल और भी अदर कुछ प्रोग्राम अगर किए जाते हैं चैनल के द्वारा, तो ये सारी जानकारी मिलती है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई पर। तो इस पर ज्वाइन करें और सारी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा जो भी हो रहा है प्रोग्राम वो सब आपको मिलता रहेगा। चलिए फिर ज़्यादा देर नहीं करते, आपके पहुंचते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है आज इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो अलग अलग सीरीज़ में, आज पहला सीरीज़ है तो थोड़ा सा बेसिक लेवल से रखेंगे। शायद होप सो काफ़ी लोग जानते भी होंगे इस पर। और आपको देखा होगा, मैंने जब आपको एक वीडियो डाली थी चैनल पे ही, आपने देखा भी है सभी लोगों ने। जिन लोगों ने नहीं देखा भी तो देखेगा। इस वीडियो पर मैं बार बार एक चीज़ को फोकस कर रहा था, बार बार एक चीज़ को फोकस कर रहा था कि जो हमारे स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट हैं, डिज़ाइन वाले सब्जेक्ट हैं, उस पर पैनल का ज़्यादा फोकस रहता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट हैं उस पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस उन्हीं पर रहता है। जैसे कि मैं कहूँ कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैं कहूँ आरसीसी वाला जो पोर्शन है, जैसे कि कहूँ बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन है कि नहीं। इन सभी चीज़ों को, इन सभी तमाम जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनसे बनने वाले, उन सभी के क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। आपका इंटरव्यू प्रोग्राम का जो क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए हेडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। चलो शॉर्टकट में लिख दिया। चलिए जी शुरुआत करते हैं। इसकी पीडीएफ प्रोफाइल भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में देते रहूँगा जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बस मेहनत करें ईमानदारी से। फर्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने वाला है वो है स्टीयर केस के लिए पिच कितना होता है। पिच फॉर द स्टीयर केस, ध्यान से मुझे फोकस करते रहें। पिच फॉर स्टीयर केस, पहला क्वेश्चन है पिच फॉर स्टीयर केस। आपसे पूछा जाएगा, पहला ही क्वेश्चन आपसे हो सकता है, द पिच फॉर द स्टेयरकेस अडॉप्टेड, द रेंज ऑफ द पिच और स्लोप अडॉप्टेड इन केस ऑफ द स्टेयरकेस। इसका कहने का मतलब है जब आप सीढ़ी बनाते हैं, स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी, तो उस पर जो ये स्लोप रहता है, पिच का मतलब यहाँ पर मैं लिख दूँ ये स्लोप है। पिच का मीनिंग होता है स्लोप, पिच का मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट स्लोप। अब देखिएगा ध्यान से क्या कह रहे हैं, कह क्या रहे हैं इस बात को समझो। मान लेते हैं कि यहाँ पर सपोज दैट ये हॉरिजॉन्टल दूरी है आपके स्टेयर की, और साथ ही साथ जो आपका पिच किसी स्लोप पर जो आप उठा रहे हैं सीढ़ी को, स्टेयर केस को कुछ ऐसा उठा रहे हैं, और ये जो है ये दूरी हो गई। आप ये भली बात ही जानते हैं कि ये हो गया राइज और ये हो गया ट्रेड। दिस इज डिनोटेड बाय आर एंड डिनोटेड बाय टी, ट्रेड। अगेन राइज एंड ट्रेड, राइज ट्रेड, राइज ट्रेड, ये सब बातें हैं। स्टेयर केस में अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बहुत ही जल्दी, कल या परसों में, एक दो दिन में
आपका स्टीयर केस का कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि आपके छोटे छोटे जो कंपोनेंट हैं, जिसमें कि आपका नोजिंग आता है, जैसे कि इसका स्लोप आता है, फ्लाइट आता है, नंबर ऑफ स्टेप्स इन द फ्लाइट, वन फ्लाइट, ये सब तमाम चीज़ें मैं उस वीडियो में आपको समझाऊंगा। चलिए अब बात करते हैं आपके स्लोप की। सर स्लोप क्या होता है? सर पिच होता है और इसी को कहा जाता है स्लोप। दिस इज पिच और स्लोप, जो भी आप कहें। यहाँ पर ये जो गाइडलाइन देता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एज पर IS कोड 456 ये पिच के लिए या स्लोप के लिए जो गाइडलाइन देगा वो देगा कौन? IS कोड 456। और यही तो कोड कहता है कि जो आप पिच रखोगे, पिच 25 डिग्री टू 40 डिग्री, मतलब कि जो रेंज रहेगा इसका 25 डिग्री से 40 डिग्री। इसको हम दूसरे तरीके से, दूसरे वर्ड में ऐसे कहें, इट शुड नॉट बी लेस देन 25 डिग्री एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40 डिग्री। मतलब कि 25 डिग्री से कम भी नहीं रखना है और 40 डिग्री से ज़्यादा भी नहीं रखना है। समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। क्योंकि 40 डिग्री से ज़्यादा भी रखोगे तो बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्लोप हो जाएगा, बहुत दिक्कत रहेगा मूवमेंट करने में लोगों को। तो पहला क्वेश्चन होप सो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर राइज ट्रेड ये सब बातें अगले वीडियो में कहूँगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्लियरली आपको मिल गया है आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर, इसकी PDF मिल जाएगी आपको, बस अभी ईमानदारी से लेक्चर देखो। सेकंड नंबर हम बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन। ये सब बेसिक क्वेश्चन है भाई। अभी ये सारे क्वेश्चन जो है बेसिक से स्टार्ट करो, धीरे धीरे मॉडरेट लेवल पर, फिर धीरे धीरे हायर लेवल पर, इस तरह से हमारा जो है प्रोग्राम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट, आपसे पहले सीधे पैनल का एक क्वेश्चन यही रहेगा कि बेसिक जानकारी आपको है या नहीं है। क्योंकि जी स्टूडेंट जब पैनल है तो 3 स्टेप में क्वेश्चनिंग करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। 3 स्टेप का मतलब है, एक होता है बेसिक लेवल से, एक होता है मॉडरेट लेवल से, एक होता है हायर लेवल से। और ये सबसे बड़ी गलत बात है कि अगर आप बेसिक लेवल के क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दे पाते हो तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, हायर लेवल का क्वेश्चन अगर नहीं भी दिया आपने जवाब तो तब तो कोई बात नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेसिक तो आपको कंप्लीटली पता होना ही चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, क्या बोलेंगे आप इसका आंसर? तो चलिएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट की कैलकुलेशन आपको सिखाता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन पर। वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट, डियर स्टूडेंट नोट में कुछ बातें आपके लिए लिखाऊंगा जो आपको पूरे जीवन पता होना चाहिए। हाँ भाई, पूरा जीवन, क्योंकि आगे भी तो कंस्ट्रक्शन कराना है आपको। और वो ये है कि जब हम वेट डेंसिटी बात करते हैं सीमेंट की, आपसे पूछा ये भी जा सकता है बेसिकली द वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन एज 1440 किलोग्राम per centimeter cube. Weight density, this is the weight per unit volume, this is taken as 1440 kilogram per centimeter cube, per meter cube, not a centimeter, meter cube, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपको याद करना, रिमेंबर कर दिया आपने? ठीक है, याद कर लिया। यही चीज आप जानते हैं, यहाँ से आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब वेट डेंसिटी आप लिखते हैं तो ये होता है सर वेट पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज द वेट डेंसिटी। और जब मास डेंसिटी की बात करते हैं तो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। चलिए, यहीं पर आपने ये चीज देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो आप ये भी तो जानते हैं जी कि एक बैग जो बराबर होता है सीमेंट का, कितना होता है उसमें स्टैंडर्डाइज वैल्यू की अगर हम बात करें स्टैंडर्ड वैल्यू की, तो 1 बैग ऑफ सीमेंट दिस इज इक्वल टू 50 किलोग्राम। मतलब कि एक बैग सीमेंट जो आपको मार्केट में अवेलेबल है वो 50 किलोग्राम का है। सारी कैलकुलेशन इसी के हिसाब से चलती है। तो बस यहीं पर इस फॉर्मूले में देखा जाए तो अगर वॉल्यूम निकालना हो तो वेट पर यूनिट डेंसिटी आप लिख सकते हैं। और इसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए कि वेट की वैल्यू है 50 किलोग्राम और डेंसिटी की वैल्यू आपने याद कर लिया, सपोज दैट 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल होगा तो ये वॉल्यूम जो आ जाएगा आपका 0.0347 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो एक तो इम्पॉर्टेंट रेंज आपकी यही है भाई। एक तो इम्पॉर्टेंट जो है, इस डब्बे को मैं बंद कर देता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये आपका जो है दिमाग में बस जाना चाहिए आज। क्या बस जाना चाहिए साहब? वॉल्यूम ऑफ दी 1 बैग ऑफ दी सीमेंट 0.0347 मीटर क्यूब। ठीक, इसी चीज को जब हम जब आप मीटर क्यूब को लीटर में जब चेंज करें, मतलब कहने का है कि
अगर आप वॉल्यूम की ही जो बात है मीटर क्यूब को लीटर में जब आप चेंज करें तो डियर स्टूडेंट क्या करना है, 0.0347 इंटू आप 1000 कर दोगे तो ये मिल जाएगा आपको 34.7 लीटर, 34.7 लीटर्स। तो आप ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा कि एक वॉल्यूम जो है या तो आप ऐसा लिखें 34.7 लीटर या तो आप 0.3, क्योंकि डियर स्टूडेंट मीटर क्यूब को जब आप 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हो वो लीटर में दे देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये 34.7 लीटर आपको दे देगा वॉल्यूम। एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 34.7 लीटर, लेकिन अप्रोक्सीमेट बहुत सारे बुक्स या बहुत सारे डेटा जो आप बनाते हैं वो आप 35 लीटर के हिसाब से भी बनाते हैं। तो 35 लीटर, क्योंकि 34.7 है, 34.5 से ज्यादा ही है, तो आप क्या कर देते हैं इसको मोटे मोटे तौर पर एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट के बेस पर 35 लीटर कह देते हैं एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। तो ये तुम्हारा जो है क्वेश्चन भी तैयार हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी तैयार हो गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं होनी चाहिए जी, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे एक नेक्स्ट करते हैं, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड। तीसरा क्वेश्चन होता है डियर स्टूडेंट्स, आपसे बोला जाता है स्टैंडर्ड नेम ऑफ दी, जो आप जितने भी टेस्ट करते हो कंक्रीट पर तो एक स्टैंडर्ड सैंड लिया जाता है, स्टैंडर्ड सैंड लिया जाता है। स्टैंडर्ड सैंड नाउ यूज्ड, यहां पर लिख देता हूं स्टैंडर्ड सैंड नाउ यूज्ड, व्हाट, नाउ यूज्ड, कौन सी है वो स्टैंडर्ड सैंड बताइए। स्टैंडर्ड सैंड नाउ यूज्ड इन इंडिया, ऐसा लिख दो पूरा, इन इंडिया, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, घुमा के आ सकता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो चलिए सबसे पहले तो स्टैंडर्ड सैंड आपको याद होगा, आंसर में लिख रहा हूं, आंसर में लिख रहा हूं, इस सैंड का नाम होता है इनोर सैंड, इनोर सैंड इसको बोला जाता है। ये स्टैंडर्ड जो सैंड है इसका नाम होता है इनोर सैंड, और ये जो पाया जाएगा आपको मद्रास में पाया जाएगा, मद्रास में। बहुत सारे टेस्ट करते हैं आप, क्यूब टेस्ट करते हैं, या खासकर अगर मैं बात करूं क्यूब टेस्ट से पहले जब आप सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को जब निकालते हैं तो आप 1:3 का रेशियो बनाते हैं, 1:3 का, 1 जहां पर सीमेंट होगा तो 3 जो बैग होंगे आपके सैंड के होंगे, और वो जो सैंड होगा वो स्टैंडर्ड सैंड होता था, इनोर सैंड, और वो कहलाता है वो आपका मद्रास जो है वहां से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चौथा क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन पर। 4th नंबर क्वेश्चन अब आपके और इंपॉर्टेंट पर आते हैं, क्या, सिंपल सा है, मिनिमम, मतलब कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, बिल्कुल बेसिक से, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन आरसीसी वर्क। आरसीसी वर्क में डियर स्टूडेंट हो सकता है कि आप बीम बना रहे हो सकता है कि आप स्लैब बना रहे हो सकता है कि आप कॉलम बना रहे हो, सारे के सारे स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि ये क्या होंगे, ये सब के सब स्ट्रक्चर आपके किस चीज के होंगे, ये सारे स्ट्रक्चर जितने भी मैंने आपको गिनाए हैं ये सब आरसीसी के हैं। आरसीसी का मतलब आप सब लोग जानते हैं, आप लोग बढ़िया से पढ़ के आए हैं, इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली पढ़ के आए हैं, तो आरसीसी का मतलब आप सब लोग जानते हैं कि स्टील, ऐसा स्ट्रक्चर जो स्टील प्लस कंक्रीट दोनों से मिलकर बना हो, स्टील प्लस कंक्रीट दोनों से मिलकर बना हो। तो चलिए शुरू किया हमने कि आपने कहा कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज इन आरसीसी वर्क। तो डियर स्टूडेंट आपने कहा कि सर यहाँ पर दो चीजें हैं, अगर मैं आपको कहूँ IS कोड 456, IS कोड 456 अगर 1978 में जब ये रिवीजन हुआ, कोड 456 है लेकिन 1978 में ही रिवीजन हुआ है, तो यहाँ पर मिनिमम ग्रेड जो होता था M15 था, M15 था। चलिएगा नेक्स्ट जब हम बात करते हैं IS कोड 456, यही जो कोड है 2000 में फिर से रिवीजन हुआ, क्योंकि डियर स्टूडेंट हम देखेंगे अभी आगे जब ग्रेड के मैं आपको रेशियो बताऊंगा तो आप देखोगे आगे कि जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, ये बात आपको अभी आगे बताऊंगा। तो हम कहेंगे कि जब ये तुम्हारा रिवीजन हुआ था तो यहाँ पर मिनिमम ग्रेड जो है, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका पैनल इंटरव्यूअर जो है आपसे जो है, सर अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए द मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट यूज्ड इन द आरसीसी वर्क, सुनो जरा ध्यान से क्या बोल रहा हूं,
अगर आपसे कुछ ग्रेड डिफाइन, मतलब कि सन आपका ये कोड कुछ डिफाइन न किया जाए, आपसे बोला जाए आप साइड पर हैं, आप मिनिमम ग्रेड कौन सा यूज करोगे, आप साइड पर हैं, आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, आरसीसी का कोई वर्क करा रहे हैं, आप कौन सा मिनिममली ग्रेड यूज करना चाहोगे, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो कुछ ग्रेड कुछ मत बताओ वहां पर एग्जामिनर को, मतलब कि इंटरव्यूअर को, सीधे बोल दो सर हम M20 यूज करेंगे, तुरंत समझ जाएगा एग्जामिनर या इंटरव्यूअर, तुरंत समझ जाएगा कि आपने कोड का रिवीजन जरूर पढ़ा है। तो ये M20 आपका 4 क्वेश्चन पर हम आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवें पर बात करेंगे। 5 क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट हमारे पास। स्टैंडर्ड मिक्स जो है वो आपको याद करने हैं, इनसे आपका गारंटेड है। स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ कंक्रीट के जो स्टैंडर्ड रेशियो हैं डियर स्टूडेंट, इनको भाई याद ही करना है आपको, और ये बहुत जरूरी है आपके लिए, इनको बिल्कुल भूलना नहीं है कभी भी जीवन में। चलिएगा, तो डियर स्टूडेंट जैसे कि स्टैंडर्ड रेशियो में 5वें क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, जिनमें से मैं आपको नाम दे रहा हूं। जैसे कि मैं कहूं सबसे पहले M7.5, और मुझे बिल्कुल कतई समझाने की जरूरत नहीं है कि जैसे मैं 7.5 की बात करूं तो ये 7.5 जो होता है इसको कहते हैं आप FCK। FCK का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, विशिष्ट सामर्थ्य। इसको हिंदी में कहा जाता है, अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो विशिष्ट सामर्थ्य। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें FCK, जैसे मैंने कहा कि M75, तो FCK यहां पर हो जाएगा 7.5, और यहां पर जो M डिफाइन करेगा ये करेगा मिक्स को, M डिफाइन करेगा मिक्स को। और सबसे मजेदार बात यह है कि 7.5 न्यूटन पर mm² में होता है ये यूनिट। न्यूटन पर mm² में क्या होता है कि बहुत सारे क्यूब जब हम बनाते हैं कंक्रीट की, जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो एक स्टैंडर्ड क्यूब आप यूज कर रहे हैं और उस क्यूब का साइज होता है 150 mm, 150 mm, 150 mm, 150। तो हम इस तरह से इसका जो रेशियो रहता है उसके हिसाब से क्यूब बनाते हैं। हम देखते हैं कि जितने भी आपने सैंपल बनाए उन सैंपल का, सुनिएगा ध्यान से, उन सैंपल का अगर सारे सैंपल का 95% रिजल्ट 95% से ज्यादा या 95% रिजल्ट अगर 7.5 न्यूटन पर mm² की स्ट्रेंथ ला रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप कंप्रेसिव लोड अपन क्रॉस सेक्शन एरिया से निकालेंगे, सीटीएम मशीन से लोड लगाएंगे, जिस लोड पर फेलियर हो जाएगा कंप्रेसिव लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिख ही जाएगा, इस क्यूब का मिल जाएगा। तो वहां से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप देखेंगे 95% रिजल्ट का जो है, मतलब कि 95 सैंपल का आप 100 सैंपल यूज कर रहे हैं तो 95 सैंपल का 7.5 है या उससे ज्यादा है, और केवल 5% रिजल्ट ही थे, या 5 सैंपल बोल सकते हैं 100 में से अगर आप लगा रहे हैं जिनका 7.5 से नीचे था, तो हम तब जाके बोल सकते हैं कि ये टॉलरेंस है, 5% का टॉलरेंस है, ये तब जाके आप बोल सकते हैं कि ये विशिष्ट सामर्थ्य। कहीं पता लग रहा 10% जो है 10% रिजल्ट या 20% रिजल्ट का जो है 7.5 से कम है, तो तब जाके नहीं कहेंगे उसको विशिष्ट सामर्थ्य। तो विशिष्ट सामर्थ्य की डेफिनेशन में आप समझ गए होंगे, केवल 5% आप बोल सकते हैं, केवल 5% रिजल्ट जो है फॉल होंगे उस स्ट्रेंथ से जो 7.5। ठीक है, चलिए खैर एक ग्रेड हम पढ़ेंगे F7.5, उसके बाद हम पढ़ते हैं M10, उसके बाद हम जाएंगे M15 और देन जाएंगे आप M20 और लास्ट ग्रेड जो है M25। ये सारी बातें याद रखनी है यार, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे, इसमें से कुछ भी ग्रेड जो है, मैंने कहा ना कि आज का जो इस टॉपिक है ये वाला, ये सब बेसिकली है, बेसिकली आपको एक इंट्रोड्यूस कराने के लिए। यहाँ से आपका जरूर नहीं है कि सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं लाया हूँ ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि लोक सेवा आयोग में ही पूछा गया है, ये किसी ना किसी PSUs में, LNT में, NHPC में, ONGC के या अदर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं बेसिक लेवल के, उसके बाद मॉडरेट लेवल के, उसके बाद हायर लेवल के। ठीक, तो 7 पॉइंट का जो रेशियो रहता है डियर स्टूडेंट वो रहता है क्या, जरा बताओ कोई। 1:4:8 रहेगा। क्या रहेगा? 1:4:8 रहेगा। भले आपका इससे नीचे भी एक रेशियो आता है M5 का, उसका रहता है 1:5:10, वैसे वो पूछा नहीं जाएगा, 1:5:10 और किसका? M5 का, लेकिन वो याद करने की जरूरत नहीं, इसका याद करना जो मैं लिखा रहा हूं। ये रहेगा 1:3:6। M15 की बात किया जाए तो 1 नेक्स्ट है आपका 1 के बाद 1.5 हो जाएगा, 1 के बाद आपका 1:2:4,
और यहीं पर M20 की बात करें तो 1:1.5, डेट जिसको कहते हैं 1:3, 1.5, ठीक है, रेशियो 3। और M20 की बात किया जाए तो 1:1:2। आप देख पा रहे हैं कि M10 से और M25 की कंपेयर करें तो M10 में एक बैग सीमेंट के साथ 6 कोर्स एग्रीगेट पड़ रहा है, वहीं पर एक बैग के साथ 2 बैग पड़ रहा है कोर्स एग्रीगेट। तो स्ट्रेंथ M25 की होगी कि नहीं होगी? तो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, ग्रेड के बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेंथ बढ़ रही है, सच है। लेकिन एक चीज और जो है होती है, वो भी पूछा जा सकता है, श्रिंकेज भी बढ़ता है, सिकुड़न बन जाती है। तो कंक्रीट के अंदर सिकुड़न बन जाएगी, उसका कहीं ना कहीं फायदा भी है। फायदा यह है कि जब आप उस कंक्रीट को किसी आरसीसी एज आरसीसी यूज करें, स्टील के साथ यूज करें, तो उस स्टील को ये बहुत अच्छे से इंटरलॉक्ड कर देता है, बॉन्डिंग बढ़ा देता है। तो ग्रेड बढ़ने के कहीं ना कहीं फायदे ये हैं, दो तरफा, स्ट्रेंथ के साथ श्रिंकेज भी, ठीक है ना, बॉन्डिंग बढ़ा देता है, इंटरलॉकिंग बढ़ा देता है, ठीक है, जकड़न। तो डियर स्टूडेंट, ये रेशियो आपको कंप्लीटली याद रखने ही रखने हैं भाई। अगर इनको भूल रहे हैं तो भाई आपकी बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो डियर स्टूडेंट वो है यूनिट वेट। यूनिट वेट से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूनिट वेट पर आपका रिलेटेड नेक्स्ट है आपका 6वां क्वेश्चन। यूनिट वेट से रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि नंबर वन जो मैं बात करूंगा यहां पर, सबसे पहले ही शुरुआत करूंगा स्टील की। स्टील के यूनिट वेट का। प्यारे विद्यार्थियों, यूनिट वेट का मीनिंग जो होगा कि आपके पास कोई यूनिट वॉल्यूम का क्यूब है। यूनिट वॉल्यूम का क्यूब का मतलब है, क्यूब का मतलब तो समझते हैं ना जी सब लोग, क्यूब का मतलब तो समझते हैं ना, ऐसा डब्बा जिसके सारी भुजाएं, सारे साइड जो है सेम होंगे, सारे साइड्स क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे मैं कहूं कि 1 मीटर इधर से, 1 मीटर इधर से और 1 मीटर इधर से, तो हो गया ना वॉल्यूम। अगर मैं इसका वॉल्यूम कहूं तो 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ और 1 मीटर डेप्थ। दैट मीन्स वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब या वॉल्यूम इज इक्वल टू मीटर क्यूब, क्योंकि 1 लिखो ना लिखो बात तो एक ही है। तो ये हो गया वॉल्यूम। डियर स्टूडेंट, यहीं पर क्या हुआ होगा, इसमें जब आप वेट डेंसिटी की बात करते हैं तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और आप जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो मीटर क्यूब में लिख रहे हैं, क्योंकि एक में कह रहे हैं, एक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में जब आप स्टील को भरोगे, समझो जरा चीजों को, सपोज दैट यहां पर आपने छकाछक पूरा कंप्लीटली जो है परफेक्टली पैक्ड करके स्टील भरा होगा, अज्यूम कर रहे हैं आप स्टील भरा होगा, तो इसका जो वेट आया होगा, इस यूनिट वेट, इसी को कहा जा रहा है 1 मीटर के वॉल्यूम में जो वेट आया होगा स्टील का भरा होगा, उसके बाद वेइंग मशीन में उसका वेट किया होगा, तो ये वेट आता है 7850 किलोग्राम, और ये आता है यूनिट वेट ऑफ स्टील। इसी को बोला जाता है यूनिट वेट ऑफ स्टील, गामा एस, और इसका वैल्यू आता है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको किलोग्राम की ही यूनिट में पूछा जाए, कि हो सकता है कि आपको यूनिट में भी खेल खेला जाए आपका बेसिक चेक करने के लिए, क्योंकि आपको भाई कल के दिन में बिल्डिंग बनाना है, कल के दिन में आपको रोड बनानी है, कल के दिन में आपको कैनाल बनाना है, सिंचाई के लिए, तो आपको छोटी छोटी बेसिक यूनिट ही पता नहीं है, तो आप बहुत बड़ा गलत कर दोगे, पूरा डिपार्टमेंटल लॉस कर दोगे। तो यहां पर डियर स्टूडेंट छोटी छोटी बेसिक यूनिट क्या होती हैं, हम क्या कहते हैं कि 1 किलोग्राम जो लगभग बराबर होता है, हम लिखते हैं इसको 10 न्यूटन के बराबर, और ये भी आप जानते हैं कि 1 किलो न्यूटन जो होता है 1000 न्यूटन के बराबर होता है। क्या 1 किलोग्राम दिस इज इक्वल टू 10 न्यूटन एंड 1 किलो न्यूटन दिस इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। तो बस क्या था फिर, तो हमारे पास डियर स्टूडेंट यहीं पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखो ना, इसी को चेंज कर सकते हैं, किलोग्राम को न्यूटन में कर दो पहले, तो 1 किलोग्राम को 10 न्यूटन होता है, तो इतने किलोग्राम इनटू मल्टीप्लाई कर दो 10 का, तो ये हो जाएगा 78500 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अच्छा, जब आपका 1 किलो न्यूटन 1000 न्यूटन के बराबर है, तो 1 न्यूटन कितना होगा भैया, 10 की पावर -3 न्यूटन ना होगा, मतलब कि 1/1000। दैट मीन्स इसी चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्या, तो ये हो गया आपके पास, कुछ भी आप याद कर सकते हैं, बस ये बेसिक यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए थी, अगर ये पता होती तो काम बन जाता। ये है वही, तो ये 6 आपके हो चुके हैं, मतलब कि 6 हो चुके हैं, लेकिन यहीं पर मैं आगे बढ़ता हूं। यूनिट वेट ऑफ द स्टील के बाद
छठवां क्वेश्चन के बाद इसी में चल रहा हूं, यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट कहो या इसको पीसीसी कहो, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, तो इसका जो यूनिट वेट है सब लोगों को पता होना चाहिए, 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके हिसाब से, यूनिट के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। यहीं पर अगर आपसे आरसीसी का बोला जाए, रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का, तो इसका होता है 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और यहीं पर अगर आप कभी लाइम कंक्रीट या मैसनरी वर्क, ब्रिक मैसनरी वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए होता है 1920, ठीक है ना, 1920। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस छोटे से वीडियो में अभी मैं जो है और भी छोटी छोटी चीज़ें बेसिक जो है आपको क्लियर करते रहूँगा, ठीक है ना। तो अगली क्लास में मिलते हैं आपको, जिसमें मैं आपको और भी छोटी छोटी चीज़ें बेसिक से पहले स्टार्ट करूँगा, फिर मॉडरेट, फिर इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। चलिए।